मंदिर जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। नमस्ते छात्रों, निदा फाजली की इन पंक्तियों के साथ मैं सविता तापड़िया अब कहां दूसरों के दुख से दुखी पाठ का अगला भाग लेकर आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। छात्रों, पिछली तासिका में हमने जाना था कि लेखक ने इंसान को संवेदनहीन बताने के लिए अलग अलग तरह के उदाहरण दिए हैं और जो पुराने समय में होकर गए हैं, वैसे सुलेमान, नूह पैगंबर, शेख अयाज के पिता, ऐसे विभिन्न उदाहरण उन्होंने हमें दिए थे। आगे भी वे कहते हैं कि ये धरती किसी एक की नहीं है, इस पर सभी का समान अधिकार है। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां, सभी का इस धरती पर एक जैसा अधिकार है। धीरे धीरे मनुष्य ने अपनी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण इस धरती को हथियाना शुरू कर दिया और शुरुआत हुई एक प्राकृतिक असंतुलन की। धीरे धीरे यह असंतुलन बढ़ता चला गया और इसी असंतुलन का परिणाम आज की युवा पीढ़ी भुगत रही है। आज के समय में जो विभिन्न प्रकार की अतिवृष्टि देखते हैं हम, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं बहुत वर्षा हो रही है, तो कहीं सूखा पड़ा हुआ है, तो कहीं पर इतनी धूप है कि लोगों की जानें जा रही हैं, कहीं पीने को पानी नहीं है और कई सारी दुनिया ही पानी में डूबी हुई है। कोरोना महामारी भी इसी असंतुलन का एक परिणाम है। हमने पिछली तासिका में भी इस बारे में चर्चा की थी। छात्रों, इसी असंतुलन का एक परिणाम का जिक्र लेखक अपने पाठ में भी करते हैं, जो है मुंबई की एक बड़ी दुर्घटना। हुआ ऐसा था कि मुंबई के बिल्डरों ने मुंबई के समुद्र को धीरे धीरे पीछे सरकाना शुरू कर दिया। लेखक कल्पना करते हैं कि पहले तो समुद्र ने अपने पांव समेट लिए, फिर वहां उकड़ू होकर बैठ गया। उकड़ू यानी पैर जमा करके बैठना। फिर जब उससे भी हमारी प्यास न बुझी तो वहां खड़ा हो गया। मतलब समुद्र सिमटता जा रहा है, पीछे हटता जा रहा है। हमने दीवारें खड़ी कर दी। मरीन ड्राइव पे आप देखते हो कितनी बड़ी दीवार खड़ी की गई है समुद्र को पीछे रोकने के लिए। फिर वह खड़ा हो गया समुद्र, लेकिन जब उसे खड़े होने तक के लिए जगह न बची, उसमें भी उसे बिल्डरों ने उसे पीछे खसकाने का दौर शुरू रखा, तो समुद्र ने अपना विकराल रूप दिखाया। छात्रों, कहा जाता है कि जो जितना बड़ा होता है ना, उसे उतना गुस्सा कम आता है, लेकिन जब उसे गुस्सा आता है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। वैसा ही प्राकृतिक आपदाओं का भी है। समुद्र में मुंबई के समुद्र की यह घटना कि उसने एक रात 3 बड़े बड़े जहाजों को उछालकर बच्चे की गेंद की तरह 3 किनारों पर फेंक दिया। एक जहाज टुकड़े टुकड़े अवस्था में बांद्रा में मिला, वहीं एक जहाज वर्ली में और दूसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टुकड़े टुकड़े अवस्था में पाया गया। इस दुर्घटना ने लोगों को हिला दिया। उन्हें समझने के लिए कोई जगह नहीं बची थी छात्रों कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि समुद्र ने अपना इतना विकराल रूप दिखाया। छात्रों, लेखक कहते हैं कि पहले के समय में जो गांव हुआ करते थे, वहां पर लोगों के घरों के आंगन एक दूसरे से जुड़े हुआ करते थे, है ना। आप भी कभी किसी गांव में जाते होंगे तो वहां देखते होंगे कि लोग कितने मिलजुल कर वहां रहते हैं। सब एक दूसरे के दुख में दुखी होते हैं और एक दूसरे के सुख में खुश होते हैं। एक दूसरे के घरों से उनको कोई मतलब इतना भेदभाव नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है। और अब हम लोग यहाँ डिब्बे जैसे घरों में रहते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। डिब्बे जैसे घर मतलब फ्लैट सिस्टम। हम जैसे डिब्बे जैसे घरों में रहते हैं, अपने घर के अंदर आ गए कि दरवाजा बंद, हम और हमारी दुनिया। हमें बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं। किसी के यहाँ कोई बीमार है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, हमें कोई लेना देना नहीं है। धीरे धीरे क्या हो रहा है, संवेदनशीलता कम होती जा रही है। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हमें नजर आते हैं। लेखक कहते हैं कि उनकी माँ उन्हें बचपन में कहा करती थी कि सभी की माँ बचपन में कहा करती है बच्चों को समझाने के लिए कि पेड़ों को हाथ मत लगाओ, फूलों को हाथ मत लगाओ। वैसे ही निदा फाजली की माँ उनसे क्या कहती थी कि तुम पेड़ों को हाथ मत लगाओ, वो रोएंगे। फूलों को मत तोड़ो, फूल बद्दुआ देते हैं। वहीं वे कहती कि मुर्गों को परेशान मत करो, वे मुल्लाजी से पहले अजान देते हैं। ऐसी कई बातें निदा फाजली की माँ उनसे कहा करती थी
और यह समझाने की कोशिश करती थी कि उन्हें प्रकृति से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे हमारा मन होता है, हमें दुख होता है, हमें संवेदनशीलता है, हमें अफसोस होता है, हमें दुखता है, वैसे ही पेड़ों को, फूलों को, प्राणियों को तकलीफ होती है। तो हमें ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे प्राणियों को तकलीफ हो, पेड़ों को तकलीफ हो, क्योंकि प्रकृति पर सभी का एक जैसा अधिकार है। ये प्रकृति, ये धरती किसी एक की नहीं है। बचपन से ही माएं ये संस्कार अपने बच्चों को दिया करती हैं। निदा फाज़ली अपनी माँ के उदाहरण के माध्यम से एक और चीज, एक घटना का जिक्र करते हैं कि जब वे ग्वालियर में रहा करते थे तो ग्वालियर के घर के एक दीवार पर एक रोशनदान था। रोशनदान अर्थात छोटी सी खिड़की होती है जो दीवार के ऊपर की तरफ बनी हुई होती है। तो वहां पर रोशनदान में दो कबूतरों ने वहां पर एक अंडा दिया हुआ था। तो वहां पर दो अंडे थे। एक अंडा बिल्ली के कारण गिर गया, मतलब बिल्ली उस अंडे को खा गई और दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश माँ ने की। लेकिन हुआ ऐसे कि दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश करते हुए वो माँ के हाथों ही फूट गया। और इस घटना का माँ ने इतना अफसोस किया कि उन्होंने रोजा रखा, उन्होंने रात भर नमाज पढ़ के खुदा से अपने गुनाह की माफी मांगी और वे बहुत दुखी हुई अपनी इस घटना पर। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। लेकिन लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे संवेदनशीलता अब कम हो रही है। ग्वालियर से लेखक मुंबई आ गए। मुंबई के वर्सोवा में लेखक ने मकान खरीदा। मकान बनाने से मतलब उस जगह पर लेखक कहते हैं कि पहले बहुत बड़े जंगल हुआ करते थे जहाँ पर अनेकों पशु, पक्षी और प्राणी रहा करते थे। कई प्राणी तो बस्तियां बनने की वजह से वो जगह छोड़कर चले गए और जो न जा सके वे वहीं पर रह गए। और उसी तरह से रहते हुए एक कबूतर का जोड़ा लेखक के घर की रोशनदान में या खिड़की में अपना घोंसला बना लिया। तो उस कबूतर के जोड़े ने वहां पर अंडे दिए। लेखक को अपनी माँ की याद आ गई। लेकिन परिस्थितियां वैसी हैं क्या जैसी माँ की थी? नहीं, परिस्थितियां भिन्न हैं। अब उन अंडों में से बच्चे निकल आए। क्योंकि बच्चे छोटे हैं इसलिए उनके भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी किस पर है? बड़े कबूतरों पर। तो वे दिन में कई बार बाहर जाना और अंदर आना करते थे। अब निश्चित तौर पर अगर पक्षी घर के बाहर जाएगा, अंदर आएगा बार बार, तो कई चीजें तोड़ दिया करते हैं। लेखक कहते हैं कि वो मिर्जा गालिब को भी परेशान करते, यानी कि उनकी पुस्तकालय में, उनकी लाइब्रेरी में घुस जाते, किताबें गिरा देते, चीजें गिरा देते, तो गंदगी करते। इन सारी चीजों से लेखक की पत्नी बड़ी परेशान हुआ करती। एक दिन उनकी पत्नी ने क्या किया कि जब कबूतर बाहर गए हुए थे तो उस समय उनकी पत्नी ने वो जो खिड़की है, वो जो रोशनदान है जहाँ से वो आना जाना किया करते थे, उससे उन्होंने बंद कर दिया। और जब कबूतर लौटने के लिए वहां पर आए, अंदर आने की कोशिश करने लगे तो उन्हें रोशनदान बंद नजर आया। उन्होंने अंदर आने की बड़ी कोशिश की और दिन भर, रात भर मायूस, उदास होकर वो कबूतर वहीं बैठे रहे। लेकिन लेखक की पत्नी ने वो खिड़की नहीं खोली और लेखक ये सब कुछ देखते हुए भी कुछ भी ना कर सके। लेखक कहते हैं कि अब न तो सुलेमान है जो प्राणियों की भाषा समझते, बोलते और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते, और न ही उनकी माँ है जो उन कबूतरों के दर्द को समझती, अफसोस करती, रात भर अपने गुनाह की माफी मांगती। अब परिस्थितियां बदल गई हैं। अब हम अपने स्वार्थ को ज्यादा महत्व देते हैं प्रकृति की किसी भी अन्य अपादान की भावनाओं की अपेक्षा। फिर वो पशु हो, पक्षी हो, या कोई गाय हो, कोई भैंस हो, कोई बैल हो, कुत्ता हो, ये सारे प्राणी हमारे आसपास रहते हैं छात्रों, इसलिए इनका उदाहरण देने की कोशिश कर रही हूँ। हमारे आसपास रहने वाले प्राणियों की हम पर जिम्मेदारी है। कहीं न कहीं उनके भरण की, उनके पोषण की, उनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इस उदाहरण के माध्यम से लेखक अपनी माँ और पत्नी के बीच के अंतर को, माँ, पत्नी, और उसके बाद उन्होंने नूह का उदाहरण दिया है, सुलेमान का उदाहरण दिया है, शेख अयास के पिता का उदाहरण दिया है। इन विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से दो ही चीजें लेखक बताना चाह रहे हैं
पहली चीज जो है, जो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें समझाना चाह रहे हैं, वो धीरे धीरे मनुष्य में कम होती हुई संवेदनशीलता, और दूसरा मनुष्य की स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण प्रकृति में हो रहा परिवर्तन, असंतुलन। छात्रों, निदा फाजली ने पाठ के अंत में बहुत सुंदर पंक्तियां कही है कि नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। निदा फाजली की इन पंक्तियों के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। धन्यवाद।